Hello students, so welcome in JMD Education and Information channel. There are 50 plus videos on various topics of 12th English, 11th English, plus writing skills and other informative videos on English grammar and motivation, education, information. तो you can see other videos too. तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। आर्टिकल राइटिंग जो है राइटिंग स्किल्स का पार्ट है और इसका जो क्वेश्चन आएगा वो रिपोर्ट राइटिंग के साथ में कम्बिनेशन में आएगा और 5 मार्क्स। तो आपको 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन होंगे, एक आर्टिकल राइटिंग का और एक होगा रिपोर्ट राइटिंग का। आपको एक करना होगा। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले तो आर्टिकल के लिए सबसे पहले आप आर्टिकल की स्पेलिंग लिखिए ARTICLE। मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे इसको गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं ARTICAL जबकि होना चाहिए CLE। ये सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होगी वो टाइटल होगी। टाइटल का मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक पे आपको बोला गया लिखने के लिए, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा इसका, उसको भी आप टाइटल केस में लिखिए। टाइटल केस का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी इन कैपिटल। पर याद रखना है कि ए एंदा अगर बीच में कहीं आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रही है, तो उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल नहीं होगा, बाकी वर्ड्स का होगा। और बाय, थर्ड लाइन में सेंटर में आएगा बाय, राइटर का नाम। अगर आपको बोला गया यू आर रोहन ऑब्लिक रेखा, तो रोहन या रेखा एक सेलेक्ट करके नीचे लिख दीजिए। अगर नहीं दिया हुआ तो बाई ABC कर दीजिए। तो राइटर का नाम ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें लिखने के बाद आपका जो पैराग्राफ शुरू होगा दैट इज़ नोन एज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या ओपनिंग पैराग्राफ, यानी कि आप बताएंगे कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आप मेन बॉडी पे आ जाइए, यानी कि मेन बातों को लिखिए। और लास्ट में सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ, टोटल 2 या 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं आर्टिकल। जो सेकंड या थर्ड पैराग्राफ आप बनाने वाले हैं वो कंक्लूडिंग होगा, यानी कि जिसके अंदर आपका फाइनल ओपिनियन टॉपिक के बारे में क्या सजेशन है या कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन जो 2018 बोर्ड में आ चुका है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको लिखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। बाई 2050, फिर कोमा लगाइए, यानी कि बाई 2050, अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2050 के बारे में सोचा गया है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको, क्योंकि आर्टिकल के अंदर जनरली हम करंट इश्यूज़ को लेते हैं या हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, बच्चों को पता चलता है। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको कि जो करंट इश्यूज़ हैं उसके टच में रहिए। अब कोविड-19 काफ़ी बड़ा इशू है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने जो लेटर राइटिंग का टॉपिक आपको करवाया है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं और नोटिस में भी कुछ इस तरह की बात की है। तो अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वाटर के ऊपर आया हुआ है, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या है और आप इसको नोट कीजिए। बाई 2050, इंडिया विल बी अमंगस्ट द कंट्रीज विच विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, यानी कि 2050 तक भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा संसार के जिनमें पानी की समस्या है, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यू आर हाईली अलार्म्ड एंड टेरिफाइड ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर, और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आप परेशान हैं कि संसार में जो पानी की समस्या होने वाली है तो क्या करें। सो राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ। तो इसका टॉपिक जो होगा सेव वाटर, फिर उसके बाद हाइफन जिसको हम डैश बोलते हैं, आर वी डूइंग इनफ और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा टॉपिक हो गया फॉर द लोकल डेली इन 120 to 150 वर्ड्स। तो इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आंसर लिखते समय सेंटर में लिखिए आर्टिकल, उसकी स्पेलिंग, फिर अगली लाइन में आ जाएगा सेव वाटर हाइफन आर वी डूइंग इनफ क्वेश्चन मार्क, और नीचे आ जाएगा बाई ABC, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया राइटर कौन है। अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल। तो दिस इज़ नोन एज इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग पैराग्राफ। एज़ वी ऑल नो, मैं हमेशा सलाह दूंगा आपको कि जब भी कभी आर्टिकल लिखना हो तो पहली लाइन इस तरह से लिखिए, एज़ वी ऑल नो दैट वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो है संसार में, पृथ्वी के ऊपर भगवान की सबसे सुंदर और महंगी गिफ्ट है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर हमारा जीवन संभव है पृथ्वी के ऊपर तो पानी की वजह से है। वाटर इटसेल्फ इज़ टेस्टलेस
ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता, कलर नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होती, बट इट एड्स टेस्ट, कलर एंड फ्रेगरेंस इन द लाइफ्स ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। कितनी सुंदर लाइन है। हालांकि इसका अपना कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, पर ये लोगों की ज़िंदगी में रंग भी भरता है, खुशबू भी लाता है और स्वाद भी लाता है। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर एंड नोन एज लाइफ। ये सब जगह मिलता है और इसको हम जीवन मानते हैं। इट टेक्स नथिंग फ्रॉम अस बट गिव्स लाइफ ए लॉट टू अस। ये हमसे कुछ लेता नहीं है परंतु हमें नया जीवन देता है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एवरीवेयर इन रिवर्स, सीज, टैंक्स, वेल्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा, वी लैक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसके बावजूद कि पानी हर जगह पर उपलब्ध है, चाहे वो नदियों में हो, समुद्र में हो, तालाब में हो या कुओं में हो, परंतु फिर भी पीने के पानी की यानी कि साफ पानी की कमी है। 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फुल ऑफ वाटर। 3/4 धरती जो है पानी से घिरी है। हाउएवर वी नीड टू कंजर्व वाटर एज देयर इज़ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ क्लीन वाटर। परंतु फिर भी हमें पानी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीने का पानी बहुत कम है। पहले एक पोएम हुआ करती थी 10th में, उसमें हम बोलते थे वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। एक्चुअली एक शिप समुद्र में फंस जाता है और कई दिन हो जाते हैं, तो उनको पानी तो है, उनके पास बहुत पानी है, पर वो सॉल्टी है, पीने लायक नहीं है। तब वो लाइन आती है बहुत अच्छी, एस्ट्री कॉलरिज ने लिखी थी वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी के ऊपर। ऑल द लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा नीड वाटर टू ग्रो, डेवलप एंड लिव। हर चीज़ को जो बढ़ती है, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या इंसान हो, उनको पानी चाहिए। पानी के बिना वो आगे नहीं ग्रो कर सकते। वाटर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑल लाइफ हेयर। पानी ही सब जिंदगियों का सोर्स है। We need water in all the walks of life from morning till night, like drinking, cooking, bathing, washing clothes, watering plant, etc. पानी किस चीज़ में नहीं चाहिए? खाना बनाने में, नहाने धोने में, साफ़ सफाई में और मतलब कपड़े धोने में, पीने में, हर जगह तो चाहिए। People working in different fields need water for different purposes, such as farmers need it to grow crops. पानी अलग अलग जो फील्ड में लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में, उनको भी चाहिए। जैसे किसानों को फसल उगाने के लिए, गार्डनर्स टू वाटर प्लांट्स, माली को चाहिए पौधे उगाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर इंडस्ट्री वर्क, जो फैक्ट्रीज चलाते हैं उनको अपने काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, और बिजली उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो वी शुड सेव क्लीन वाटर फॉर द वेलनेस ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस एंड हेल्दी लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो हमें अपने जानवरों के लिए, हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए पानी बचाना है। पीपल एट मैनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना, और कम्प्लीटली लैक ऑफ वाटर इन देयर रीजन्स। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जहाँ पर पानी का बहुत बड़ा संकट है। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ एंड स्टॉप मिस यूजिंग इट विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ यूजेस ऑफ वाटर। हमें इसको समझना है कि पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मिसयूज़ रोकना है। वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट क्लीन वाटर फ्रॉम बीइंग डर्टी ड्यू टू द सॉइल और वाटर पोल्यूशन। और हमें कोशिश करनी है कि हमारा पानी जो पीने का है उसका स्टोरेज ठीक ढंग से हो, वो साफ़ ही रहे और वो गंदा ना हो। वी शुड नॉट वेस्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर दिस पर्पस। और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कार वॉशिंग हो गया, घर की सफाई हो गया, तो जो कारपोरेशन का पानी आता है उसी को वो यूज़ करते हैं। देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। आपको शायद ना पता हो, जैसे दिल्ली में यमुना रिवर है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हैं जहाँ पर पानी को फ़िल्टर किया जाता है, और आपके घरों तक, हमारे घरों तक साफ़ पानी पहुँचाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। और अगर हम उस पानी को इस तरह से यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। और दूसरी बात, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम करना चाहिए। पेपर में आपके इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस योर व्यूज़ या राइट एन आर्टिकल ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी से मिलता जुलता है, वो भी इसी से आएगा, क्योंकि लास्ट में एक पैराग्राफ उसके ऊपर आ जाएगा। बाकी आप इसमें से ले सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो छत पर आपका पानी गिरता है या बारिश का डायरेक्ट पानी है, उसको आप कहीं ना कहीं सेव कीजिए, स्टोर कीजिए, उस प्रिजर्व कीजिए,
उससे क्या होगा कि वो पानी आप प्लांट्स के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इट इज़ इन द प्योरेस्ट फॉर्म। अगर बारिश होने के शुरू के 10 मिनट का पानी छोड़ दें, हम उसको यूज़ ना करें, तो जो बाकी पानी हम इकट्ठा करते हैं डायरेक्ट रेन ड्रॉप्स के, वो पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। मैं एक आर्टिकल और लेता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, सो एक और आर्टिकल है जिसको आप लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, 12th में सेकंड चैप्टर जो है ये उससे रिलेटेड है कि चाइल्ड लेबर, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं बुक्स के अंदर उनके ऊपर भी आर्टिकल आ सकता है। तो एक बार ये बोर्ड में आ चुका है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। यू आर सौरभ ऑब्लिक सृष्टि वर्किंग इन एन NGO फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स। तो जो बच्चे चाइल्ड लेबरर के रूप में काम करते हैं, आप उन बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को सुधारने के लिए एक जो NGO काम करता है, आप उसमें काम करते हैं। NGO का मीनिंग आपको पता होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी संस्था जो भलाई के काम करती है परंतु सरकार से कोई पैसे नहीं लेती है। हाँ, लोग जो हेल्प करना चाहते हैं उनसे लेती है। इट इज़ अपालिंग that despite being educated people still want the practice of child labor to continue। ये बड़ी अजीब सी बात है, तरस खाने वाली बात है कि लोग पढ़े लिखे हैं पर फिर भी वो चाइल्ड लेबर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, अगर वहाँ पर कम उम्र के बच्चे काम करते हैं तो उससे उसको ज़्यादा परहेज़ नहीं होता। हालांकि उसके पीछे अलग अलग कारण हैं। एक तो वो इजीली अवेलेबल होते हैं, गरीब होते हैं, सरेंडर कर देते हैं, डिमांड उनकी ज़्यादा नहीं होती है, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसी बड़ी सारी क्वालिटीज़ उनको नज़र आती हैं ऐसे बच्चों में, इस वजह से वो इसको प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल ऑफ एजुकेटेड सोसाइटी ऑन कर्बिंग चाइल्ड लेबर। और आपको याद होगा कि लॉ स्प्रिंग में हमने पढ़ा कि बैंगल मेकर्स जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को काम पे लगाते हैं और जो उनको कोऑपरेटिव नहीं बनाने देते हैं, यानी कि संस्था में शामिल नहीं होने देते हैं, कि जिससे कि ये काम रुक ना जाए, काम चलते रहना चाहिए। और छोटे बच्चों का वहाँ पर है, अगर अनीश जंग उसकी जो ऑथर है वो बोलती है ऐसे 20,000 बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें उनको नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी मच हजार्डस। तो ये उसी तरह की चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि आपको इस पे लिखना है आर्टिकल। टॉपिक का नाम क्या है? रोल ऑफ एजुकेटेड सोसाइटी ऑन कर्बिंग चाइल्ड लेबर, यानी कि हम जो पढ़े लिखे लोग इस समाज में रहते हैं, हमारा क्या रोल है चाइल्ड लेबर को कर्ब करने में, ख़त्म करने में। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए आर्टिकल, फिर लिखिए रोल ऑफ एजुकेटेड सोसाइटी इन कर्बिंग चाइल्ड लेबर, ये आपका टाइटल हो गया। फिर बाय सृष्टि या सौरभ, ये क्वेश्चन के हिसाब से है, आपको शुरू में बोला गया यू आर सृष्टि और सौरभ, तो एक नाम आप लिख लीजिए, ये राइटर का नाम आ जाएगा। अब आप शुरू कीजिए। चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ मैंस लाइफ। बचपन जो है किसी भी इंसान का सबसे सुनहरी पीरियड होता है। चिल्ड्रन नीड लव एंड केयर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों को प्यार और ग्रोथ चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रन आर सेड टू बी द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, बट द आयरनी ऑफ इंडियन सोशल लाइफ इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 10 मिलियन चिल्ड्रन इन अनहेल्दी, हजार्डस एंड डेंजरस ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में रोज़गार की वजह से 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 100 लाख यानी कि 1 करोड़ बच्चे ऐसे वातावरण में काम करने को मजबूर हैं जो उनकी सेहत के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। इवेंचुअली द कंट्रीज़ फ्यूचर वुड बिकम अनसर्टेन। और हमारे बच्चे जिनको स्कूल जाके कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अगर वो बचपन में पैसे के लिए या रोजी रोटी के लिए फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, अपनी हेल्थ डाउन करेंगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिटीज़न वी आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर। तो आने वाले टाइम में हमारे जो यूथ होंगे वो अनएजुकेटेड होंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, चाइल्ड लेबर की है। इन द करंट एरा सोरो फुली वन can see barefooted, lean, and thin children at tender age working for 10 to 15 hours a day in shops, dhabas, small factories, and cottage industries, which even lack proper sanitation, ventilation, etc. सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे आज ऐसी जगहों पे काम करते हैं रोज़ 10 से 15 घंटे, जहाँ पर बिल्कुल भी रहने लायक या काम करने लायक एनवायरनमेंट नहीं है। ना वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन है, ना वेंटिलेशन है, ना उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पोवर्टी इज़ द मेन रीज़न दैट compels many parents to send their children to work as they cannot afford to send them to school। हालांकि सरकार ने फ्री एजुकेशन रखी है,
परंतु वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चा स्कूल जाएगा फ्री एजुकेशन तो इसको मिलेगी, मिड डे मील्स भी शुरू किया है, पर दिक्कत ये है कि वो बच्चा अर्न कुछ नहीं कर रहा। तो इस वजह से उसको स्कूल ना भेजकर किसी फैक्ट्री, ढाबा या टी स्टॉल पे काम करने के लिए भेजते हैं। आपको याद होगा साहिब, जब वो रैक पिकर था तो एक अलग लाइफ थी। जब वो टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है, 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं उसको, और खाना वाना भी मिलता है वहाँ पर उसको, पर फिर भी वो हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज़ वर्किंग अंडर समबडी। तो ये दिक्कतें इन बच्चों के साथ में भी हैं। दे हैव मेड देयर चिल्ड्रन पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ऐसे बच्चों का मिसयूज़ करके उनको अपना पार्टनर बनाते हैं खुद को ज़िंदा रखने के लिए। Ironically, the people in educated societies are in favor of continuing this practice as it gives them labor at much less cost. मैंने शुरू में भी बताया कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो ऐसे बच्चों को रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लेबर कम कीमत पे मिल जाती है। Although our constitution has provided a number of laws and acts to curb child labor, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर ऐसे बड़े सारे नियम हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। दे आर नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, परंतु फिर भी इसको लागू सही तरह से नहीं किया गया। ये कुछ इस तरह से है, मेयरली मेकिंग लॉज विल नॉट हेल्प, इक्वली इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी। सिर्फ कानून बनाने से गाड़ी नहीं चलेगी, उस पर अमल होने के लिए सख्ती भी ज़रूरी है। If the laws are enforced with utmost strictness, it can surely bring thousands of children out of these work and polluted areas where their childhood is being crushed mercilessly. और अगर लॉ को इन्फोर्स कर दिया जाए तो ऐसे हज़ारों बच्चों को हम इस नर्क से निकाल सकते हैं। Awareness programs must be initiated among parents and whole society to stop this evil and to make them realize the need of child education. अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि बच्चों को काम नहीं, बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोट्स एजुकेशन बाय गिविंग सेवरल स्कॉलरशिप्स, मेकिंग एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 8th स्टैंडर्ड टू मेक श्योर दैट एट लीस्ट दे गेट ए चांस टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर। सरकार ने स्कूली शिक्षा जो है वो फ्री कर रखी है, पर फिर भी बच्चे इसमें आगे नहीं आते हैं, तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। कॉरपोरेट हाउसेज, कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स should come forward and adopt schools to provide education in healthy and conducive environment to bring about a brighter future for these children. तो बड़े बड़ी कंपनीज़ को, घरानों को, जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनको आना चाहिए आगे, जिससे कि इन बच्चों का जीवन सुधारा जा सके। थैंक यू।